रूहान और स्वरा फिर एक बार रास्ते की खोज में चलते रहते हैं। वह दोनों चल ही रहे थे कि रूहान को सामने से आते हुए बॉडीगार्ड्स दिखते हैं। रूहान स्वरा को झटके से खींचकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। छुपने के मकसद से वह स्वरा को पेड़ पर सटा देता है। रूहान ने जो तीनों बटन खुले रखे थे, इस वजह से उसका खुला सीना स्वरा के सामने दिख रहा था। रूहान को करीब देखकर स्वरा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वहीं रूहान तो बॉडीगार्ड्स को देखने में मग्न था। वह स्वरा के ऊपर झुकता जा रहा था, जिसका एहसास उसे बिल्कुल भी नहीं था। दोनों इतना ज़्यादा करीब थे कि रूहान को अगर कोई गलती से भी धक्का मार दे तो उसके होंठ सीधा स्वरा के होंठों से साथ मिल जाते। बॉडीगार्ड्स की टीम जब रूहान को नहीं दिखती तो उसकी नज़र सीधे स्वरा पर चली जाती है। स्वरा की नज़रें सिर्फ और सिर्फ रूहान पर थीं। उसकी आंखें इस कदर गहरी थीं कि रूहान एक पल के लिए उसकी आंखों में डूबने लगता है। स्वरा के गुलाबी होंठ रूहान को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने लगता है। रूहान और स्वरा एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी वहाँ दो बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। उसकी आहट से रूहान स्वरा से दूर होता है। बॉडीगार्ड रूहान पर गन पॉइंट करते हैं। रूहान झटके से लात मारकर उसका गन लेकर दोनों पर शूट कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे बॉडीगार्ड्स उनकी तरफ आ जाते हैं। रूहान स्वरा का हाथ पकड़कर वहाँ से थोड़ा तेजी से चलने लगता है। स्वरा का ध्यान बार बार पीछे मुड़कर देखने में होता है। वहीं रूहान उसे खींचते हुए लेकर जाने लगता है। काफ़ी देर तक चलते रहने पर स्वरा मुंह बनाते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, मैं थक चुकी हूँ। रूहान मुड़कर स्वरा को देखता है, जिसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। रूहान स्वरा का हाथ छोड़कर खुद अकेले जाने लगता है। स्वरा दौड़कर उसके पीछे जाती है। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? स्वरा के इस तरह बोलने पर रूहान बिना मुड़े बोला, मेरे पास तुम्हारी तरह थकने का वक्त नहीं है। स्वरा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, पर मेरे तो पैर ना दर्द हो रहे हैं। रूहान उसकी बातों को नज़रअंदाज करके बस चलने लगता है। रूहान के ना रुकने से स्वरा एक जगह पर आकर बैठ जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जाने वाली। आह मेरे पैर। बोलते हुए स्वरा अपने पैरों को सहलाती है। रूहान उसकी बातों का ध्यान दिए बिना चला जाता है। कुछ देर तो स्वरा वहीं बैठी रहती है, फिर अचानक से चारों तरफ देखने लगती है। जहाँ उसके सिवाय वहाँ कोई नहीं था। एकदम सन्नाटे से भरा जंगल देखकर स्वरा उठकर खड़ी हो जाती है। अब तो उसे समझ ही नहीं आता कि रूहान किस डायरेक्शन पर गया है। स्वरा हर तरफ देखती है तो सभी तरफ एक ही समान जगह दिख रही थी। अब तो उसे थोड़ा सा डर भी लगने लगता है। वह जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाते हुए दूसरे डायरेक्शन पर चली जाती है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह कहाँ जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम सब एक लड़के को ढूंढ नहीं पा रहे हो। लानत है तुम लोगों पर। कुछ भी करो, मुझे मेरी स्वरा
1 घंटे में मेरे सामने ही चाहिए। कहते कहते वह सीढ़ियों से उतरने लगती है। वह फ़ोन कट करके जैसे ही नीचे देखती है तो चौंक जाती है। ध्रुव सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। प्रिया जल्दी से मेन बॉडीगार्ड्स को कॉल करती है, पर उसका कॉल बंद था। हाल पर प्रिया के बॉडीगार्ड्स की राशें हर तरफ बिछी हुई थीं, जिसका अंदाजा तक प्रिया को नहीं लग पाया। ध्रुव बॉडीगार्ड्स को इशारे करता है तो वह प्रिया को पकड़कर नीचे लाते हैं। ध्रुव अपनी जगह से उठकर प्रिया के पास पहुंचकर उसके चारों ओर घूमते हुए कहता है, मिस प्रिया अरोरा, मैंने कुछ वक्त के लिए माफिया गैंग छोड़ क्या दिया? तुमने तो मौके का फ़ायदा ही उठा लिया। प्रिया ध्रुव को अपनी सहमी हुई आंखों से देखने लगती है। ध्रुव उसके सामने खड़े होकर चाकू को उसके चेहरे पर फेरने लगता है। ये देखकर तो प्रिया की हालत अब खराब सी हो जाती है। ध्रुव उसके चेहरे से गर्दन की तरह चाकू को लेकर जाता है, फिर अचानक से जोरदार वार उसके हाथ पर करता है, जिससे प्रिया की चीख निकल जाती है। हाथ पर बहुत ज़्यादा गहरा कट लग जाता है। खून झराते हुए बाहर आकर फर्श पर टप टप करके गिरने लगती है। क्या तुम भूल चुकी हो कि माफिया गैंग का लीडर मैं हूँ और लीडर कभी भी इस गैंग को कंट्रोल कर सकता है। ध्रुव का चेहरा अब काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लगता है, जिससे प्रिया डर के मारे कांपने लगती है। उसे तो लगा था कि ध्रुव ये सब हमेशा के लिए छोड़ चुका है, क्योंकि रुद्राज के मरने के बाद तो ध्रुव ने सारे लीगल काम छोड़ दिए थे। अब वह जितना भी काम करता था लीगल ही था, पर अचानक से ध्रुव का हैवान रूप उसे देखने को मिलेगा, यह उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ध्रुव से थोड़ा सा दूर होकर फिर एक बार सोफे पर किंग की तरह बैठ जाता है और अपनी सद नज़रों से प्रिया को देखता है। कुछ ही देर बाद वह कालू को देखते हुए कहता है, मुझे माफिया गैंग के हर एक लोगों की जानकारी चाहिए जिसने इसकी मदद की है। कालू जल्दी से सिर हिलाते हुए कहता है, यस बॉस। इधर कमरे का दरवाज़ा खुलते ही दिव्या के चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ती है। वह आंखें खोलकर सामने देखती है तो रोशनी की वजह से सामने खड़े इंसान का चेहरा नहीं दिखता। उसे देखते ही दिव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि सामने खड़ा शख्स आदित्य है। आदित्य दौड़कर दिव्या के पास जाता है और उसके चैन को खोलने लगता है। चैन खुलते ही आदित्य दिव्या के चेहरे को पकड़कर पूरे चेहरे को होठों से चूमने लगता है। दिव्या आदित्य के इस रिएक्शन से समझ जाती है कि आदित्य बहुत ज़्यादा डर गया था। आदित्य के होठों के स्पर्श दिव्या के चेहरे पर पड़ते ही वह सुकून से मन ही मन मुस्कुराने लगती है। आदित्य दिव्या के चेहरे को इस कदर चूमते रहता है जैसे अपने डर को इसी छुअन से दूर कर रहा हो। दिव्या बस आंखें बंद करके आदित्य के होठों के छुअन को महसूस करने लगती है। आदित्य रुककर दिव्या के चेहरे को देखता है, फिर झटके से गले लगा लेता है।
दिव्या अपने हाथ को आदित्य की पीठ पर हाथ रख देती है। तभी आदित्य की फिक्र भरी आवाज़ आती है, वाइफी तुम ठीक तो हो ना? दिव्या मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। काफ़ी देर बाद आदित्य दिव्या से अलग होकर उसके हाथ को पकड़कर जाने को होता है कि उसकी नज़र दिव्या के हाथों पर चली जाती है, जिसमें हर तरफ जलने के निशान थे। यह देखकर आदित्य का चेहरा अब एकदम से डार्क हो जाता है। वह दिव्या से थोड़ा सा दूर होकर ऊपर से नीचे देखता है। दिव्या के पैर खून से एकदम सने हुए थे और फर्श पर खून फैला हुआ था। आदित्य दिव्या के चेहरे को देखता है, जो अब भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। दिव्या की मुस्कुराहट को देख आदित्य जल्दी से दिव्या को गोद में उठा लेता है और बहुत गौर से उसके चेहरे को देखने लगता है। आप डर गए थे? दिव्या के पूछने पर आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा। अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को ही मिटा देता। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है वाइफी। दिव्या आदित्य की आंखों में अब पूरी तरह से डूब जाती है। आदित्य आंखों में दिव्या के लिए बेशुमार मोहब्बत दिख रही थी। दिव्या आगे बढ़कर सीधे आदित्य के होठों को अपने गिरफ्त में ले लेती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य की पकड़ कस जाती है। दिव्या आदित्य के होठों को बहुत ही शिद्दत से चूमने लगती है। फिर अचानक दिव्या को एहसास होता है कि आदित्य अब दिव्या के होठों को बड़े फैशन के साथ चूम रहा है, जिसके एहसास से दिव्या भी अब उसका भरपूर साथ देने लगती है। आदित्य अपने अंदर के डर को इसी किसी द्वारा दूर कर रहा है। तभी अचानक से ध्रुव आकर कहता है, आदित्य काम। इतना बोलते ही वह जैसे ही सामने देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं ध्रुव का आवाज़ सुनकर दिव्या आदित्य के होठों को छोड़कर पीछे होने लगती है, लेकिन आदित्य दिव्या के होठों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और आंखें बंद किए हुए बहुत प्यार से उसे किस करने लगता है। दिव्या आदित्य के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगती है। दिव्या उससे खुद को छुटा लेती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य ध्रुव को घूर कर देखता है तो हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना बोलते ही वह जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। वहीं दिव्या की तो शर्म के मारे गाल लाल हो जाते हैं। आदित्य दिव्या को लेकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। बाहर आते ही दिव्या ध्रुव को देखकर आदित्य के सीने में छुप जाती है। यह देखकर ध्रुव कहता है, अब छुपने से क्या फ़ायदा, मैंने अच्छे से सब कुछ देख लिया है। यह सुनते ही दिव्या ध्रुव को देखती है। ध्रुव दिव्या को देखकर आई विक करके मुस्कुराने लगता है। दिव्या आदित्य को देखती है, जो बिल्कुल नॉर्मल था। दिव्या आदित्य के साइड को खींचते हुए कहती है, देखिए वो मुझे चिढ़ा रहे हैं। यह सुनते ही ध्रुव हड़बड़ाहट में कहता है, दिव्या ये गलत बात है, तुम हमेशा मुझे ही फंसा देती हो। इतना बोलते ही वह आदित्य को देखता है।
जो वार्निंग लुक लिए उसे ही देख रहा था। ध्रुव हड़बड़ाते हुए कहता है, अब क्या तुम भी मुझे कोई पनिशमेंट दोगे? आदित्य उसके बातों को नज़रअंदाज करते हुए सख्त आवाज़ में कहता है, जो मैंने कहा था वो हुआ? ध्रुव जल्दी से बोलता है, हाँ हो गया, पर रूहान का अब भी पता नहीं चला। गार्ड्स ने कहा है कि रूहान प्रिया की बहन को लेकर यहाँ से बचकर भागा था और वह जंगल में फंस गया है। आदित्य को सोचते हुए आगे बढ़ जाता है। सभी अब कार में बैठ जाते हैं। दिव्या झट से पूछती है, रूहान को क्या हुआ है? आदित्य दिव्या को देखता है, फिर उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, ज़्यादा मत सोचो, उसे कुछ नहीं होगा। दिव्या बस आदित्य को ही देखती रहती है। आदित्य फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर दिव्या के हाथों पर लगाता है, फिर उसके पैरों को अपने ऊपर रखकर कॉटन से खून से पोंछने लगता है। दिव्या का पूरा पैर जख्मी हो चुका था। कांटों की धार दिव्या के पैरों पर साफ दिख रही थी। दिव्या के पैरों की हालत देखकर आदित्य आंखें बंद कर लेता है। खून के पहुँचते ही दिव्या के पैर पर गहरा गड्ढा जैसा दिख रहा था, जो आदित्य के बर्दाश्त से बाहर था। दिव्या बस एकटक आदित्य को ही देखती रहती है। आंखें बंद करते ही आदित्य दिव्या के पैरों पर पट्टी कर देता है। पट्टी करते ही वह फर्स्ट एड बॉक्स को रखकर सीट पर टेक कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दिव्या उसके पास जाकर अपने सिर को कंधों पर लेती है। आदित्य आंखें खोलकर दिव्या को उठाकर अपनी गोद में बिठाकर गले लगा लेता है। दिव्या उसके गले लगते ही धीरे से कहती है, मीट सर हस्बैंड, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। ये चोट आपके प्यार से पल भर में भर जाएगा। आप इसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। आदित्य काफ़ी शांति से कहता है, तुम मेरे मन की सारी बातें जान लेती हो ना? दिव्या शांत सा जवाब देती है, हम दो जिस्म एक जान हैं, तो फिर कैसे नहीं मैं जान पाऊंगी। आदित्य दिव्या के बालों को सहलाते हुए उसे चूम लेता है और सीने से उसे लगा लेता है। इधर स्वरा रूहान को खोजते खोजते पूरी तरह से भटक जाती है। अब तो उसकी रोनी जैसी सूरत बन जाती है। ऊपर से इतना घना जंगल और वह सिर्फ अकेले। स्वरा रोंदू आवाज़ में रूहान को बुलाने लगती है, पर उसके सिवाय किसी की आवाज़ नहीं आती। वह थक हार कर पत्थर पे बैठकर रोने लगती है। कुछ देर तक वह रोती रहती है, लेकिन अचानक ही उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। यह एहसास होते ही वह डर से कांपने लगती है। वह डरते हुए धीरे धीरे सिर उठाकर देखती है तो सामने रूहान बिना किसी भाव के खड़ा था और उसे देखते ही स्वरा झट से उसके गले लगकर रोने लगती है। तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे घने जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। शिकायत करते हुए वह लगातार रोने लगती है। वहीं रूहान चुपचाप खड़ा था। अचानक से ही रूहान का हाथ स्वरा के बालों को सहलाने लगता है। स्वरा अब सुसकने लगती है। धीरे धीरे उसका सुसकना बंद हो जाता है और वह शान से गले लगे रहती है। तभी रूहान कहता है, तुम्हारा रोना ख़त्म हो गया हो तो चलें, मुझे रास्ता मिल गया है।
स्वरा रूहान से अलग होकर हाँ में सिर हिला देती है। रूहान स्वरा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। स्वरा बस रूहान को ही देखती रहती है और रूहान बस रास्ते पर ही ध्यान देते हुए चलने लगता है।